Welcome students. Today our topic is thyroid and parathyroid glands for BSc Part 2. थायराइड ग्लैंड मनुष्य के गर्दन वाले हिस्से में जो श्वसन नलिका ट्रैकिया है, इसके दोनों ओर पाई जाती है। ये गुलाबी रंग की होती है कंठ के नीचे और 25 से 30 ग्राम लगभग इसका वजन होता है। तो और इसी में साथ में होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो हम आज इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अगर इसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आप स्ट्रक्चर में भी देखिए, तो ये थैलीनुमा गोलाकार अंडाकार पुटिकाओं फॉलिकल्स या छल्लों से बनी हुई होती है और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की तरह होते हैं जिनको स्ट्रोमा कहते हैं। और इसमें पैराफॉलिकुलर सेल्स पाए जाते हैं, सी सेल्स बोलते हैं जिनको, सी कोशिकाएं। ठीक है। और ये जो इनकी कैविटी होती है फॉलिकल्स की, इसमें पीला जैसा मतलब आयोडीन युक्त एक कोलॉइडल ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। और ये जो ग्लैंड होती है फॉलिकल्स, ये ग्लैंड के रूप में ही काम करती है और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व से जुड़ी हुई रहती है। आप चित्र में देख रहे हैं सी सेल्स दिखाई दे रहे हैं जो कैल्सिटोनिन निकालते हैं। थायराइड फॉलिकल है, फॉलिकुलर सेल्स जो थायराइड हार्मोन निकालते हैं, और कोलॉइड जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति का होता है इसमें भरा रहता है। ब्लड कैपिलरीज हैं और चारों ओर इसके एक कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ठीक है। अब देखेंगे हम सेक्रीशंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि के स्त्रवण, जैसे थायरॉक्सिन। तो थायराइड ग्लैंड से मोनो डाई ट्राई टेट्रा आयोडोथायरोनिन नामक हार्मोन बनता है, इसका संश्लेषण होता है। जो टेट्रा आयोडोथायरोनिन है, इसी को थायरॉक्सिन भी कहते हैं। तो T3 और T4 ये जब परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, ये मैच्योर्ड हार्मोन्स हैं। और T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन की कंपैरिजन में T3 वाला ज़्यादा एक्टिव होता है और T4 जो थायरॉक्सिन है ये 65 to 80% भाग बनाता है और ये अधिक उपयोगी है। सबसे पहले केंडाल नामक साइंटिस्ट थे, 1914 में इन्होंने इसको थायरॉक्सिन हार्मोन को क्रिस्टल फॉर्म में सबसे पहले इसको प्राप्त किया था। फिर हैरिंगटन और बार्जर नामक साइंटिस्ट थे 1977 में, इन्होंने इसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और इसमें बताया था कि इसमें 65% आयोडीन पाया जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन का संश्लेषण कहाँ होता है, कैसे होता है, कितना होता है। तो अगर एडल्ट में, मनुष्य में देखें तो प्रत्येक सप्ताह में 1 मिलीग्राम आयोडीन हम भोजन के साथ लेते हैं, नमक के अंदर लेते हैं ना, और ज़्यादातर सॉल्ट के रूप में ही होता है ये। तो भोजन में जो एब्जॉर्प्शन होता है ये ब्लड से होता है और ये एब्जॉर्ब होकर के एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा थायराइड की जो सेल्स हैं वहां तक पहुंचा दिया जाता है। परऑक्सीडेज नामक एंजाइम
इसका ऑक्सीडेशन करके और आयोडीन थायरॉक्सिन के सिंथेसिस के लिए इसको योग्य बना देता है। और थायराइड ग्लैंड में ब्लड के कंपैरिजन में देखें तो कई गुना यानी 25 से 350 गुना आयोडीन एक साथ संग्रहित रहता है, इकट्ठा रहता है। तो आयोडीन टायरोसिन नामक एमिनो एसिड या थायरोग्लोबुलिन के फर्मेंटेशन की किण्वकों की उपस्थिति में क्रिया करके मोनो डाई ट्राई टेट्रा आयोडोथायरोनिन नामक कंपाउंड को बनाता रहता है। तो लगभग 200 मिलीग्राम्स थायरॉक्सिन का सिंथेसिस होता है। और इसकी प्रकृति क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 6,75,000। फिर हम देखेंगे अबाउट कैल्सीटोनिन। तो कैल्सीटोनिन या थायरोकैल्सीटोनिन नामक हार्मोन ये इस ग्लैंड में पैरा फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा सेक्रीट होता है। और इस हार्मोन का इफेक्ट क्या है कि इसके इफेक्ट कैल्शियम और फॉस्फेट इनकी मात्रा को रेगुलेट या कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अगर रक्त में जो कैल्शियम में कमी होती है तो उसको हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। और अगर फास्फोरस की कमी हो जाती है तो उसको हाइपोफैटीमिया कहते हैं। यानी कैल्शियम को और फॉस्फेट की प्रेजेंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हेडिंग है कंट्रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण। तो जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन होता है वो क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत रोल है इसमें। पिट्यूटरी ग्लैंड में जो एडिनो हाइपोफाइसिस वाला पार्ट है वो इसको कंट्रोल करता है। और इसके आगे के हिस्से से TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। और अगर इसकी अनुपस्थिति होती है तो थायराइड ग्लैंड में इसका सेक्रेशन बंद कर देती है, कम कर देती है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है अपने आप इसके अंदर एक तरीके से नेगेटिव फीडबैक से इसका सेक्रेशन होता रहता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है जो अपना टारगेट ऑर्गन है उस पे अपना प्रभाव दिखाता रहता है। तो हाइपोथैलेमस से TRF थायरॉक्सिन मोचन करके पीयूष ग्रंथि के एडिनो हाइपोफाइसिस भाग पर कंट्रोल करता है। तो थायरॉक्सिन का जो सेक्रीशन की जो मात्रा है वो थायराइड ग्रंथि से प्रतिदिन निकलती रहती है। तो एक तरीके से अपरोक्ष रूप से हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है। तो ये ऋणात्मक पुनर्भरण की पद्धति द्वारा कंट्रोल्ड होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। फिर है फंक्शंस ऑफ थायरॉक्सिन। तो जो मेटाबॉलिक उपापचय प्रभाव, तो ये हार्मोन के प्रभाव से जो हीट प्रोड्यूस खूब होती है तो ऊष्मा अधिक उत्पादन होता है। तो सर्दी के मौसम में ये जो ग्लैंड है ये अधिक क्रियाशील रहती है। और इसमें जो मेटाबॉलिज्म है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स तीनों के मेटाबॉलिज्म पर इसका प्रभाव पड़ता है। और ये प्रभाव किस किस ऑर्गन पे ज़्यादा होगा? हार्ट पे, लिवर पे, किडनी पे, मसल्स पे, मस्तिष्क पे और टेस्टिस पे, स्प्लीन पे। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स और जो वाटर बैलेंस है उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है उन पर भी। और इसकी कमी से सोडियम क्लोराइड और वाटर इनकी मात्रा जो है ये
देह में रोक ली जाती है। तो अगर इसका सेक्रेशन अधिक होता है तो जो अपना स्केलेटल सिस्टम से कैल्शियम भी निकल करके और वेस्ट प्रोडक्ट के साथ बॉडी से बाहर निकलना आरंभ हो जाता है। फिर दूसरा असर होगा इसका इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन। तो इसकी कमी से जो है दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों में असर होता है। जैसे मेल्स में अगर देखें तो लैंगिक परिपक्वता में कमी आ जाती है, और फीमेल्स में देखें तो ओवरीज के वर्किंग में परिवर्तन आ जाता है। फिर नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन ग्रोथ, वृद्धि पर प्रभाव। तो इस हार्मोन की कमी से जो व्यक्ति है वो बौना रह जाता है, उसकी टांगे मुड़ी हुई, स्किन बहुत मोटी हो जाती है, बाल कड़क हो जाते हैं और लैंगिक अंग अविकसित होते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके साथ साथ जो है बौद्धिक विकास नहीं होता। और ये हार्मोन टीएसएच के साथ सहयोग करके और ग्रोथ को प्रभावित कर देता है, जो अपनी फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ दोनों को प्रभावित करता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। तो नर्वस सिस्टम क्या है, अधिक सेंसिटिव हो जाता है, संवेदनशील, और ब्रेन में जो है एकदम एक्टिविटी बढ़ जाती है, उत्तेजनशीलता बढ़ जाती है, एक्टिव हो जाता है ज़्यादा। फिर नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हृदय संवहन तंत्र पर प्रभाव। तो हार्ट में क्या होता है, हार्ट एनलार्ज हो जाता है इसकी कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से हार्ट एनलार्ज हो जाता है। और अगर इसकी हार्मोन की मात्रा में वृद्धि होती है तो हार्ट की क्रिया जो है वो बहुत तेज हो जाती है और पल्स प्रेशर बढ़ जाता है। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि का अपसामान्य अवस्थाएं। तो थायराइड की जो अल्प क्रियाशीलता है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म से क्या होगा कि सभी प्रकार के जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, इनकी गति में कमी आ जाती है। तो अगर बहुत छोटा बच्चा होता है, शिशुओं में अगर इसकी कमी हो तो उसको जड़ वामनता या क्रेटिनिज्म कहते हैं। तो क्रेटिनिज्म से क्या होता है कि एज के साथ साथ जो देह की वृद्धि होती है और बौद्धिक विकास होता है, इसमें कमी आ जाती है, वो नहीं बढ़ती है। और इसमें लैंगिक परिपक्वता का भी अभाव हो जाता है, और बोन्स जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होती, जीभ बाहर निकली हुई रहती है, पेट बढ़ जाता है और स्किन पे झुर्रियाँ आ जाती हैं। ठीक है, और फिर ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको बोलने और खड़े होने में भी बहुत समय लगता है। कभी कभी ये बच्चे इस प्रकार के गूंगे बहरे भी हो सकते हैं और सर्दी में के प्रति ज़्यादा संवेदनशील, सेंसिटिव होते हैं, सर्दी बर्दाश्त इनसे कम होती है। अगर युवा अवस्था होती है तो उसमें इसकी कमी से मिक्सडीमा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बीएमआर होती है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होती है, उसमें कमी आ जाती है। तो टेम्परेचर में कमी आ जाती है। ऐसे ऐसे जो एडल्ट्स होते हैं ना, वो आलसी प्रकृति के होते हैं और प्राणी की जो कार्य शक्ति है वो भी कम हो जाती है। तो अगर इसको फिजिकली देखें तो इनका चेहरा ऐसे मंगोलियन टाइप दिखाई देता है, बालों का गिरना और यादाश्त में कमी हो जाती है, भूख ना लगना, और ठंड इनको बहुत ज़्यादा, ठंड का प्रभाव इतना खैर नहीं होता इन पे। और भोजन में आयोडीन की मात्रा अगर निरंतर कम होती रहती है
तो ये जो ग्लैंड है ये बहुत फूल जाती है, उसको बोलते हैं गॉइटर। और इस हार्मोन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो जो इनके लिए जो मेडिसिन्स दी जाती हैं उनके प्रति भी ये एंटीजन का काम करता है। तो फिर जो एंटीबॉडीज होती है ना, वो इस ग्रंथि को और नष्ट करती रहती है। इस प्रकार की डिजीज को बोलते हैं हैशिमोटो डिजीज। और फिर नेक्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म, सॉरी हाइपर तो कर लिया, ये अतिक्रियाशीलता, हाइपर होगा, ये स्पेलिंग इसमें थोड़ी गलत है। तो हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या होता है कि मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति जो है ये चिड़चिड़ा, आंखें फूल के बाहर आ जाती हैं, इसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिया। और इस प्रकार के लक्षण हो जाते हैं, इनको ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर भी कहते हैं इसको। ठीक है। और इस प्रकार के पेशेंट को रेडियो एक्टिव आयोडीन दी जाती है। तो इस प्रकार देखिए, अभी हमने ये देखा था ना पिट्यूटरी में, तो देखिए इनहिबिटरी फीडबैक मैकेनिज्म होता है और पिट्यूटरी कंट्रोल करती है थायराइड ग्लैंड को। वो T4 से T3 बना देती है और T3 से फिर हाइपोथैलेमस में मैसेज जाता है। तो जो TRH है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, अभी हमने देखा था, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो TSH निकलता है उससे कंट्रोल होता है। ठीक है। और आप देखिए चित्र में भी देखिए किस प्रकार से टारगेट हार्ट, ब्रेन, बोन्स, मसल्स, इन पर ये T3 हार्मोन इफेक्ट डालता है। फिर अगर इसका देखें तो मैकेनिज्म और स्टोरेज, थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं ये अभी हमने पढ़ा ही था कि वो फॉलिकल्स में स्टोर्ड होते हैं और T4 और T3 ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। और मेन चीज़ होती है आयोडीन। अगर मेटाबॉलिक इफेक्ट देखें थायराइड हार्मोन्स के, तो T3 T4 का जो फंक्शन है इसमें, इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन कंजम्पशन बॉडी टिश्यू में बढ़ जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है, और इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, और ब्लड ग्लूकोज लेवल जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन हो जाता है। फिर हम देखेंगे अबाउट पैराथायरॉयड ग्लैंड। आप चित्र में भी देखिए पैराथायरॉयड ग्लैंड दिखाई दे रही हैं, सुप्रा पैराथायरॉयड ग्लैंड और इंफीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर, ऊपर और नीचे दो हैं। तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड जिसको बोलते हैं परावटु, ये एनिमल्स में थायराइड ग्रंथि के अंदर धसी हुई अवस्था में पाई जाती है और दो जोड़ी होती है, आप चित्र में भी देख रहे हैं। सबसे पहले इसकी खोज रेनार्ड नामक वैज्ञानिक ने 1835 में की थी और सैंड्रोम ने 1888 में इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो जो प्रत्येक पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी रहती है। इसमें एक कैप्सूल, एक संपुट होता है जो अनेक पट सेप्टा द्वारा डिवाइडेड होता है। ठीक है। और चार छोटी छोटी अंडाकार अवस्थाओं में ये चार दिखाई दे रही हैं और लगभग 190 मिलीग्राम इनका वजन होता है। और प्रत्येक पिंड जो होती है इसमें कॉलमनर सेल्स होते हैं और बीच बीच में ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। तो एक दो प्रकार की मुख्य कोशिकाएं होती है इसमें। नंबर 1 मुख्य कोशिकाएं जिनको बोलते हैं प्रिंसिपल और चीफ सेल्स। नंबर 2 ऑक्सीफिल या इओसिनोफिल सेल्स। तो हार्मोन का ये सेक्रीशन करती हैं। एडल्ट्स के अंदर जो ऑक्सीफिल सेल्स हैं इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो
फिर हम देखेंगे हार्मोन्स, पैराथायरॉयड ग्रंथि के हार्मोन्स। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उसका नाम है पैराथ्रोन, PTH। तो सबसे पहले JD कालेप नामक वैज्ञानिक थे, 1925 में उन्होंने इसकी खोज की थी। और इस हार्मोन में 83 एमिनो एसिड्स की चेन होती है प्रोटीन की, और 9500 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो अब देखें तो ये हार्मोन क्या करता है कि वो जो वृक्क नलिकाओं में किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। और दूसरा जो है, अगर देखें तो इसकी उपस्थिति जो भोजन में कैल्शियम और फास्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन है उनको ये कंट्रोल करता है, और इस क्रिया में विटामिन डी भी मदद करता है। तो ब्लड में उपस्थित जो कैल्शियम और फास्फोरस जो अस्थि कोरक ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं में, सेल्स में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार जो बोन्स को मजबूत बनाता है ये, ठीक है। तो कैल्शियम में अगर पुनः रीअब्जॉर्प्शन के समय अगर बॉडी में कैल्शियम की आवश्यकता होती है तो ये कैल्शियम निकल करके रक्त में भी आ जाता है। फिर इसके प्रभाव से क्या होता है, जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें भी कैल्शियम के सेक्रीशंस, इसके प्रभाव से जो है कैल्शियम की मात्रा उसमें मिल्क में भी परिवर्तित हो जाती है। फिर इसकी अगर अनुपस्थिति होती है हार्मोन की, तो विटामिन डी भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता। तो नेक्स्ट हेडिंग है कि पैराथायरॉयड ग्रंथि की अपसामान्य अवस्थाएं, डिसऑर्डर्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, जैसे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होगा कि थायराइड ग्रंथि ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, तो पीटीएच की मात्रा में कमी आ जाती है, तो उसके कारण टिटेनी रोग हो जाता है। तो टिटेनी रोग के क्या लक्षण हैं कि जबड़े भिंचने लग जाते हैं, लॉकिंग ऑफ जॉ, मसल्स अकड़ जाती हैं और कंपन होती है, और रक्त में जो है कैल्शियम की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है, सांस बहुत तेज आने लगती है, सांस लेते समय आवाज होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है, लार बहुत अधिक मात्रा में निकलने लग जाती है, और अगर ये बहुत समय तक रह जाए तो ऐसे में उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, रोगी की। फिर सेकेंड स्टेज होती है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड अधिक एक्टिव होता है तो पीटीएच की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो पीटीएच की मात्रा ज़्यादा होने से जो बोन्स से कैल्शियम होता है वो रिलीज होकर के और ब्लड में आने लग जाता है। तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि उस रोगी के जी मिचलाता है, प्यास अधिक लगती है, वॉमिटिंग, उल्टियाँ खूब आती हैं, और भूख कम लगना, बार बार यूरिनेट करना, कमजोरी, और मसल्स का जो है साइज भी बदलने लग जाता है, और जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो सेल्स होती हैं उनमें और किडनी ट्यूब्यूल्स में कैल्शियम जमा होता है और इनको फिर अवरुद्ध कर देता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है पैराथायरॉयड ग्रंथि पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो सेक्रीशन है ये कैल्शियम के स्तर से कंट्रोल्ड होता है। रक्त में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो पीटीएच का सेक्रेशन बढ़ जाता है, और कैल्शियम का कंसंट्रेशन रक्त में बढ़ता है तो पीटीएच का जो सेक्रेशन है वो कम हो जाता है। तो कैल्सिटोनिन नामक जो हार्मोन होता है वो इस पैराथायरॉयड हार्मोन के विपरीत दिशा में नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करता है। जब पैराथ्रोन द्वारा रक्त में कैल्शियम की वृद्धि होती है तो कैल्सिटोनिन जो है
वो जो ब्लड में जो कैल्शियम होता है उसकी कमी कर देता है। तो एक तरीके से जो पैराथायरॉयड ग्रंथि है वो एक मोचक कारक, रिलीजिंग फैक्टर PTHRH उत्पन्न करके कैल्सिटोनिन सेक्रीशन पर कंट्रोल करता है। तो एक तरीके से कैल्शियम इसके लिए मुख्य नियंत्रक होता है। इस प्रकार ये आपका चैप्टर खत्म होता है। आप इसे याद करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। थैंक्स।